अब चुनौती स्वीकार कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की वाराणसी में इस बात को लेकर उन्होंने ऐलान किया अपनी रैली के दौरान, अपनी सभा के दौरान, और कहा कि वो चुनौती स्वीकार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की। और इसी पर बड़ा सवाल ये कि क्या अरविंद केजरीवाल चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को। केजरीवाल ने कहा कि वो मोदी को खुली बहस के लिए भी चुनौती दे रहे हैं कि मोदी सामने आए और हर मुद्दे पर अपनी राय रखें। लोग जानना चाहते हैं कि उनकी राय क्या है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से प्रभात झा मौजूद हैं। प्रभात जी, आप ही से सवाल सबसे पहले मेरा, क्योंकि मोदी को चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल और वो कह रहे हैं कि वो खुली बहस के लिए आमंत्रित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, आकर वो हर मुद्दे पर अपनी राय रखें। अरविंद केजरीवाल भी रखेंगे। क्या नरेंद्र मोदी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? सबसे पहले मैं माफी चाहता हूं कि आपने जबरदस्ती मुझे भाषण सुनवाया एक झूठ फरेब नेता का जो लगातार लफाजी और झूठ बोलता है। आपने जबरदस्ती आधे घंटे का भाषण सुनाया जबकि आपका कार्यक्रम 6 से 7 था जी। इस तरह से आपको नहीं करना चाहिए। मुझे आवश्यकता नहीं, मैं अपने लिए स्वतंत्र हूं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि मैं किसका भाषण सुनूं और किसका भाषण नहीं सुनूं। आपने इसीलिए उस पर अपनी राय रख दी। एक शब्द भी झूठ नहीं। 28 बार मुकेश अंबानी का नाम, 16 बार मुकेश नहीं, मैंने राय रख दी। आपने जो कहा इसलिए, और नरेंद्र मोदी जी को इतनी फुर्सत नहीं है कि इस तरह के झूठे फरेब लोगों के साथ बहस करें। बनारस की जनता की सेवा के लिए जरूर आएंगे वो, और जब बनारस की जनता की सेवा करेंगे। ये बता दीजिए आप, कौन सी बात झूठी लगी आप बता दीजिए। कौन सा सच कहा ये बता दीजिए आप बताइए ना। अगर वो ये कह रहे हैं कि एफडीआई पर नरेंद्र मोदी को अपना बयान, अपनी चीज साफ करनी चाहिए, तो आप बताइए बीजेपी का विदेशी किराना स्टोर में एफडीआई को लेकर क्या स्टैंड है? एकदम झूठ है ये बयान। नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने ये बयान दिया ही नहीं है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि झूठ बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो ये चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली में दिया था भाई साहब, एकदम गलत बयान है। दिल्ली में दिया था कि व्यापारियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने दिया था। इस बयान को लेकर झूठ नहीं बोला अरविंद केजरीवाल ने। करनी है। प्रभात झा जी, आप झूठ बोल रहे हैं। राजनीतिक नौटंकियों से दुनिया नहीं चलती है, दुनिया धरती पर काम करने से चलती है। ठीक है, ये राजनीतिक नौटंकी है और ये ड्रामा है, जिसको बहुत अच्छे से वो करना जानते हैं। मीम अफजल साहब भी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी से, और मीम अफजल साहब बहुत खुश है। मीम अफजल साहब, आपको भी तो कम नहीं सुना रहे अरविंद केजरीवाल, आपको तो साथ में ही खड़ा कर रहे हैं बीजेपी के, फिर आप खुश क्यों हैं? चुनौती देने के लिए कोई आ गया इसलिए खुश हैं? देखिए, मैं जो हंस रहा हूं, मेरे अंदर और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हुए उसमें यही फर्क है। वो गुस्से का इजहार करके उनका मजाक उड़ा रहे हैं, मैं हंसकर उनका मजाक उड़ा रहा हूं। जो उन्होंने बातें कही हैं उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जिसको यकीनन कहा जा सकता है कि सही नहीं है। बहुत सारी बातें हर बार वो अब तो रिपीट है। मैं समझ रहा था आज वो कोई नई बात करेंगे। क्या वो चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? सुबह आपने अपने इंटरव्यू में इसमें से आधी तकरीर तो सुबह दिखा चुके हैं आप। एबीपी न्यूज पर मैं उनका स्पेशल इंटरव्यू देख चुका हूं। तकरीबन वही बातें उन्होंने थोड़ा सा उसको बढ़ा करके पेश किया है, और बाकी जो भी बातें कही हैं कोई नई बात नहीं कही। क्या चुनौती दे पाएंगे? वहां के लोगों के लिए, वाराणसी के लोगों के लिए कोई बात करते तो शायद वहां कुछ इसके बारे में कुछ चर्चा होती है। उन्होंने तो वही बात कही है, बल्कि ये भी कह दिया कि वाराणसी का चुनाव ही नहीं है। बुनकरों की बात की उन्होंने, किसानों की बात की, महंगाई की बात की। ये अभी नहीं, बुनकरों की बात की, किसानों की बात की, महंगाई की बात की, महिलाओं की बात की। ये तो मुद्दे वाराणसी के भी हैं। देखिए, बुनकरों की बात मैं किसी हद तक कह सकता हूं, मैंने उसकी पूरी तकरीर सुनी नहीं थी जी, लेकिन ये बात मैं कह सकता हूं कि बुनकरों की बात अगर उन्होंने की तो थोड़ी बहुत नई बात की है। और मैं ये कह सकता हूं कि वहां पर वो भारतीय आप पार्टी जो है उनका एजेंडा उसी दिन बदल गया था जिस दिन दिल्ली में उन्होंने ऐलान किया था कि मैं वाराणसी से चुनाव लड़ लूंगा, वहां के लोगों से जाके पूछूंगा। ठीक है। उसके अगले दौर ही उन्होंने ऐवान गालिब दिल्ली के अंदर मुसलमानों की एक मीटिंग बुलाई और काफी लंबा चौड़ा भाषण जो है मोदी के खिलाफ दिया। वो असल में ये समझ रहे हैं, आप पार्टी के लोग इस गलतफहमी का शिकार हैं कि मोदी को गाली देने से उनको सारे देश का मुसलमान वोट मिल जाएगा। आज भी उनका प्लान किसी हद तक वही था।
ठीक है, सौरभ भारद्वाज हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मौजूद है। सौरभ, आपने सुना मीम अफजल साहब को, क्या ये सोच रही है आम आदमी पार्टी क्या इस गलतफहमी में कि मोदी को इस वजह से आप लोग बुरा भला कह रहे हो, इसलिए चुनौती दे रहे हैं? देखिए, बहुत बेसिक बात जो डेमोक्रेसी की होती है, प्रजातंत्र की, कि इसके अंदर बहस हो, डिस्कशन हो। अब मोदी जी अपने आप को चाहे कुछ भी माने, मगर वो चुनाव तो लड़ रहे हैं, वो एक प्रत्याशी हैं, और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे प्रत्याशी हैं और एक गद्दावर प्रत्याशी हैं, और वो उनके सामने कुछ बेसिक सवालात रख रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी को लेके, उनके मॉडल को लेके, उनके इकोनॉमिक मॉडल को लेके। और इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी शर्म आनी चाहिए या ये कहना चाहिए कि भाई हम क्यों जवाब दें। इतना गुरूर भी नहीं आना चाहिए, इतना एरोगेंस ठीक नहीं है। और ये बेसिक सवाल है, मुझे लगता है सब लोगों के मन में ये सवाल है, और नरेंद्र मोदी को विनम्रता से इन सब सवालों का जवाब देना चाहिए। इसके अंदर कोई नहीं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मोदी को इस वजह से चुनौती दे रहे हैं या मोदी के खिलाफ इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि उनके विरोध में फिर जो सारा वोट है वो उनको मिल जाए, मुस्लिम वोट सारा मिल जाए? क्या ये रणनीति है? नहीं। देखिए, शीला दीक्षित के खिलाफ इसलिए चुनाव लड़ा, यही असल सवाल है, यही असल सवाल है। मोदी के खिलाफ इसलिए चुनाव लड़ेंगे क्योंकि मोदी को हराएंगे। और आप देखिएगा, ये बात मोदी भी जानते हैं कि मोदी हारने वाले हैं वाराणसी से। यही कारण है कि वो दूसरी जगह से सेफ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण आपको कोई नहीं दे सकता। ठीक है, सुधींद्र भदौरिया जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुधींद्र भदौरिया जी, आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल चुनौती दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को? देखिए, इसको इस समय हम अगर संपूर्णता में देखें, और जैसा मैंने प्रभात झा जी का उद्बोधन सुना, उससे लगा कि नरेंद्र मोदी और उनके साथी अहंकार से भरे हुए हैं। जहां तक इस चुनाव का सवाल है, उत्तर प्रदेश हो और उत्तर प्रदेश में बनारस, बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। पिछली बार भी जब हम चुनाव भी हमारी सरकार नहीं बनी, हमें 26% वोट मिला, और पिछले लोकसभा चुनाव में हम जहां तक बनारस का सवाल है 28% वोट मिला। हम वहां पर सबसे बड़ी ताकत हैं। बहन मायावती जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश और देश के बहुत सारे कोनों में लोगों की आस्था है। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसलिए हम पूरा उम्मीद करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी लेकिन आप उन बातों से सहमत हैं जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? बनारस में हम लोगों को पूरा समर्थन मिलेगा और हम वहां पर विजयी होंगे। आप उन बातों से सहमत हैं जो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है और जो कुछ वो नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं, उन बातों से आप सहमत हैं? अरविंद केजरीवाल नया क्या कह रहे हैं? बहन मायावती जी, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो शोषित वर्ग के कोई भी किसी भी तबके में हो, सब समाज के निर्धन लोगों के लिए हमेशा संघर्षरत रहती है बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के नेतृत्व में। ये तो एकदम नई बात कर रहे हैं। जहां तक मोदी जी का सवाल है, बहन मायावती जी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि हम पूरी ताकत लगा के मोदी को रोकेंगे। कांग्रेस के भ्रष्टाचार को, महंगाई को पूरा देश जानता है। तो हम लोगों को ये बातें आप कह रहे हैं कि कुछ नया नहीं कह रहे हैं, कुछ नया नहीं कह रहे हैं। अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। अभय दुबे जी, क्या चुनौती दे पाएंगे, क्या टक्कर दे पाएंगे नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल? देखिए, भाषणों की बात तो जाने दीजिए, अगर हम ज़मीनी बातचीत करें, चुनावी राजनीति की बात करें, तो अरविंद केजरीवाल को सबसे पहले ये साबित करना होगा बनारस में कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख उम्मीदवार हैं, यानी प्रमुख चुनौती उनकी है। ये बनारस के मतदाताओं को उन्हें आभास दिलाना होगा। देश के मतदाताओं में तो हो सकता है कि उन्हीं को सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा हो, लोग उन्हीं को देख और सुन रहे होंगे देश भर में, लेकिन बनारस में उन्हें ये दिखाना होगा। सुधीन जी ने ये बिल्कुल सही कहा कि बहुजन समाज पार्टी बनारस में एक अच्छी बड़ी राजनीतिक ताकत है। उसे पिछले चुनाव में 28% वोट मिले थे, जो कि कम नहीं कहे जा सकते जी। अगर 12 मई को बनारस में वोट पड़ने हैं, अगर बहुत दिन है अभी चुनाव प्रचार के लिए, अगर अरविंद केजरीवाल अपने प्रयासों से, अपने रोड शो के जरिए, अपने कार्यकर्ताओं के जरिए, आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवकों के जरिए बनारस के मतदाताओं को, जिनमें मुसलमान शामिल हैं, जिनमें वैश्य मतदाता शामिल हैं, जिनमें गैर ब्राह्मण मतदाता शामिल हैं, और ऐसे ब्राह्मण मतदाता भी शामिल हैं जो कि मुरली मनोहर जोशी का टिकट कटने से काफी नाराज होंगे, अगर इन सबको वो यकीन दिला पाए कि वही नरेंद्र मोदी के लिए असली चुनौती है, तो फिर बड़े पैमाने पर उनको वहां पर समर्थन मिल सकता है। लेकिन ये समर्थन दिलाने के लिए उन्हें वहां काफी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है विजय, क्या आप ये मानते हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये अगर वो यकीन दिला देंगे तो फिर वो चुनौती दे सकते हैं नरेंद्र मोदी?
देखिए, अंत में जाके तो जातीय समीकरण है, वही काम आएंगे और उसी के हिसाब से वोट भी होगा और इस बात का ध्यान केजरीवाल को रखना पड़ेगा। पहला बात तो कि मुख्तार अंसारी खड़े होते हैं या नहीं होते, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। कांग्रेस की तरफ से कोई मजबूत कैंडिडेट आता है या कोई लोकल होता है, उसको लेकर उस पर फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात है कि वहाँ करीब 2.5 लाख मुसलमान हैं, 2.5 लाख ब्राह्मण हैं, 2.5 लाख वैश्य समाज के हैं, 2.5 लाख कुर्मी या पटेल हैं और इसके अंदर कुल मिलाकर अब अपना दल पार्टी के साथ भी बीजेपी ने समझौता किया, तो उसका कुल मिलाकर जो जातिगत समीकरण है वो कहीं ना कहीं हम आज की तारीख में कह सकते हैं मोदी के पक्ष में जाता दिख रहा है और इसको तोड़कर इसमें सेंध लगाना मुझे लगता है केजरीवाल के लिए बहुत भारी चुनौती साबित होगी। लेकिन क्या उन्हें दरकिनार किया जा सकता है, जैसे कि बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, कि वो चुनौती ही नहीं है? नहीं, बीजेपी तो कहेगी। बीजेपी तो दिल्ली में भी कह रही थी कि कोई आम आदमी पार्टी कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस वाले कह रहे थे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कि आम आदमी पार्टी क्या होती है। बीजेपी के नेता तो कह रहे थे कोई आम आदमी पार्टी है, कोई अमरूद पार्टी है, इस तरह की बात कर रहे थे। लेकिन दिल्ली में उन्होंने दिखाया। लेकिन वाराणसी के अंदर जैसा कि दुबे जी कह रहे थे कि अपने आप को साबित करना पड़ेगा केजरीवाल के लिए, और जिस तरह की बातें अपने भाषणों में वो बार बार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे कहीं ज्यादा आके उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें वो ऐसे ही बोल रहे हैं जिनके कोई तथ्य नहीं है। ठीक है, लेकिन बीजेपी से प्रभात जी हमारे साथ मौजूद है। प्रभात जी, लेकिन क्या नजरअंदाज कर सकते हैं आप अरविंद केजरीवाल जिस तरह की चुनौती दे रहे हैं, जिस तरह से वहां पहुंचे हैं? नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो केजरीवाल हो चाहे और कोई हो। चुनौती तो हमेशा रहेंगी और इसलिए चुनाव जीतने के लिए बनारस की जनता का निमंत्रण है, समझिए आप। और बनारस आगे चलकर पूरी तरह से नरेंद्र मोदी मय हो जाएगा और ये अपने आप समय तय करेगा। अभी तो हम चुनौती मानेंगे ही, जो लड़ेगा उसको हमारे खिलाफ वो हमारे लिए चुनौती होगा। ठीक है सौरभ, चुनौती मानेंगे, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां जिसकी बात अभय कर रहे थे, विजय कर रहे थे, उन चुनौतियों पर खरा उतरना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल, देखिए अब ये बाकी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम अरविंद भाई हमेशा एक वर्ड यूज करते रहे, सेटिंग की राजनीति। ये जितने भी बड़े बड़े दल हैं ये एक सेटिंग की राजनीति करते हैं। जैसे राहुल गांधी के खिलाफ कभी नरेंद्र मोदी नहीं खड़े होंगे। अब नरेंद्र मोदी को हराना अगर बीएसपी और सपा के लिए जीवन और मरण का सवाल है तो क्यों नहीं मुलायम सिंह यादव वहां से खड़े हो जाते, या क्यों नहीं बहन मायावती जी वहां से खड़े हो जाती और कहती कि तेरे को हरा के दिखाएंगे। ये एक सेटिंग की राजनीति करेंगे। अब देखना ये है कि क्या ये पार्टियां वाकई में नरेंद्र मोदी को हराना चाहती हैं या ये वहां पे खेल बिगाड़ना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप वहां पहुंचे हैं, बाकी जो पार्टियां उनकी चुनौतियां तो पहले से मजबूत है, उनका वोट शेयर है वहां पर, तो वो सिर्फ वहां पर खेल बिगाड़ने के लिए ये नहीं कहा जा सकता। चलिए, हमारे पास चर्चा के लिए भी इतना ही समय है, माफ कीजिएगा। ये भी सेटिंग की राजनीति हो। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।